हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। मैं भूपेंद्र कुमार त्यागी आज आपको एसएसटी पढ़ाऊंगा और एसएसटी में बच्चों आज मैं ज्योग्राफी विषय से आपको सेकंड लेसन पढ़ाऊंगा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौतिक भाग। तो बच्चों इस चैप्टर का नाम कि भारत के भौतिक भाग। आज मैं आपको भारत के जो भौतिक भाग है, फिजिकल पार्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि फिजिकल पार्ट्स क्या है, यानी कि फिजिकल फीचर्स क्या होती है। बच्चों फिजिकल फीचर्स से तात्पर्य है कि वे पोर्शन या वे पार्ट्स जो गॉड के द्वारा बने हैं या नेचर के द्वारा बने हैं, स्वयं अपने आप बने हैं, उनको बनाने में व्यक्ति या किसी भी इंसान का कोई रोल नहीं है। ऐसे पार्ट्स या ऐसे भागों को हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं और ये प्रकृति के द्वारा या नेचर के द्वारा बने होते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक भाग भी कहा जाता है। स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए इसमें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बच्चों ये 9th क्लास से है और 9th क्लास का ज्योग्राफी विषय से सेकंड चैप्टर है। तो आप देखेंगे भारत को कितनी भौतिक भागों में बांटा गया है, ये इस चैप्टर में आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आता है बच्चों नंबर 1 हिमालय माउंटेन, नंबर 2 द नॉर्थर्न प्लेन, नंबर 3 द पेनिनसुलर प्लेट्यू, नंबर 4 इंडियन डेजर्ट, नंबर 5 कोस्टल रीजन और नंबर 6 आइसलैंड। These are 6 physical features of India. I mean, these are 6 physical parts of India. First is Himalaya mountain. स्टूडेंट, आप भारत के मानचित्र को इसे देखेंगे, मैं मानचित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ इसमें फिजिकल फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ये भारत का मानचित्र है, इंडिया का मैप है। तो इसमें लिखा है नंबर 1 हिमालय माउंटेन, यानी कि हिमालय पर्वत। बच्चों हिमालय के विषय में मैं आपको बता दूं, हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम और एक मोड़दार पर्वत है। इसे बलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पर्वत में बल पड़ा हुआ है, इसलिए इसे बलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों भारत में यदि आप देखें, जम्मू कश्मीर से लेकर और इस तरह ये चाप की आकृति में हिमालय पर्वत की रेंज इस तरह से गई है। ये हिमालय पर्वत जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से लेकर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश तक, ये एक चाप की आकृति का रेंज है। बच्चों हिमालय रेंज विश्व की सबसे ऊंची रेंज। अब देखिए इसमें हिमालय रेंज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नंबर 1 महान हिमालय, नंबर 2 मध्य हिमालय, नंबर 3 शिवलिंग की पहाड़ियां। बच्चों हिमालय पर्वत जो विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नंबर 1 ग्रेट माउंटेन, यानी कि महान हिमालय। बच्चों महान हिमालय की जो ऊंचाई है वो सबसे अधिक, यानी 6000 से लगाकर लगभग 9000 मीटर तक की ऊंचाई में ग्रेट माउंटेन आता है। और बच्चों इसकी ऊंची ऊंची चोटियां सदा बर्फ से ढकी रहती हैं। अगर हम हिमालय महान हिमालय में देखेंगे ग्रेट माउंटेन में, तो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियां जो नेपाल में स्थित है, इसके साथ केटू, कंचनजंगा आदि हाईएस्ट पीक महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और मैंने अभी इनकी ऊंचाई बताई है, 6000 मीटर से लगाकर 9000 मीटर की ऊंचाई तक हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं और ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। सेकंड है बच्चों मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की ऊंचाई बच्चों 3000 से लगाकर 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर है और ये मध्य हिमालय कहलाता है। मध्य हिमालय में बच्चों इसकी जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर तक बताई है और उसमें हिल स्टेशन बच्चों पाई गई हैं, यानी कि उनमें हिल स्टेशन मिलते हैं। और इसके साथ आता है बच्चों शिवलिंग पहाड़ियां। शिवलिंग पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो 1000 से लगाकर 3000 यानी कि 1000 से लगाकर
3000 मीटर तक की ऊंचाई की जो रेंज है उन्हें शिवलिंग की पहाड़ियां कहते हैं। इनमें शिवलिंग की पहाड़ियों में बच्चों दून भी बसे हुए हैं। दून घाटी, जैसे आपने सुना होगा देहरा और दून, दो घाटियां हैं, एक देहरा और दूसरी दून, मिला के क्या बना, देहरादून। और देहरादून उत्तरांचल स्टेट की कैपिटल भी है और ये एक अच्छा सुंदर नगर भी है। तो 3 रेंज बताई मैंने बच्चों हिमालय की। नंबर 1 ग्रेट माउंटेन, महान हिमालय, मीडियम माउंटेन, मध्य हिमालय, शिवलिंग की पहाड़ियां। ये इस तरह से इसके 3 रेंज में डिवाइड किया गया है। बच्चों हिमालय के विषय में थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं कि हिमालय कैसे बना। अब क्वेश्चन आता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। बच्चों हिमालय का निर्माण देखिए किस प्रकार से हुआ है। स्टूडेंट आप इस चित्र को देखेंगे, बीच में लिखा है मैंने तिथिस सागर और इसके नॉर्थ में लिखा है अंगारा लैंड, साउथ में लिखा है गोंडवाना लैंड। बच्चों बताया जाता है कि जहां पर आज विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है वहां पर कभी एक उथला और गहरा सागर हुआ करता था। उस सागर का नाम बच्चों तिथिस सागर था। और तिथिस सागर के नॉर्थ में अंगारा लैंड पोर्शन था और उसके साउथ में गोंडवाना लैंड पोर्शन था। तो बच्चों अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से सैकड़ों नदियां निकलती थी और तिथिस सागर में गिर जाती थी। आप देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियां कहाँ गिरती थी, तिथिस सागर में। तो बच्चों अपने साथ में अवसाद बहा कर लाई, मिट्टी कूड़ा कचरा जो भी कुछ अपने साथ बहा कर लाती और ये तिथिस सागर में इसको डिपॉजिट कर देती थी। वाष्पीकरण के कारण जल तो भाप बन के उड़ता रहता था, लेकिन वे अपने साथ जो अवसाद लाती वो इसकी तली में जमा होते रहते थे। तो बच्चों प्रेशर यानी दबाव के कारण और टेम्परेचर के कारण जब ये तिथिस सागर का जो अवसाद है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उठते उठते इतना ऊंचा उठ गया कि एक दिन वो हिमालय पर्वत बन गया। तो बच्चों इसके बनने की प्रक्रिया इस तरह से बताई गई है और इसमें ये तिथिस सागर जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पर पहले तिथिस सागर था। तो इस प्रकार ये हिमालय पर्वत बना है और जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई तो बच्चों इसमें संपीड़न हुआ और संपीड़न के द्वारा इसमें मोड़ पड़ गए और बल पड़ने के कारण इसे बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। बच्चों हिमालय पर्वत को यदि हम देखें तो इसका आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस बहुत अधिक है। पहले तो ये दीवार की भांति जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना है आदि देशों से, बच्चों ये हमारी सेफ्टी यानी कि सिक्योरिटी करता है, एक दीवार की भांति रक्षक की भांति खड़ा है। इसके साथ हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वे साल भर तक उनमें जल रहता है, सदाबहानी नदियां हैं, क्योंकि हिमालय से पिघल कर आने वाली बार नदियों में जल के रूप में आते हैं और उनमें सदा पानी भरा रहता है, यानी कि उन्हें 12मासी नदियां भी कहा जाता है। इसके साथ हिमालय पर बच्चों बहुत सारी जड़ी बूटियां, औषधियां आदि पाई जाती हैं और इसमें वन पाए जाते हैं जिससे कि यहाँ से लकड़ियां भी प्राप्त की जाती हैं, फल भी प्राप्त किए जाते हैं। इसके साथ औषधियां आदि प्राप्त की जाती हैं। आपने सुना होगा कि रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उन्हें होश में लाने के लिए संजीवनी बूटी कहाँ मिली, हिमालय में मिली। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय औषधियों का भंडार है। यहाँ पर औषधियां पाई जाती हैं, यहाँ पर मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पाई जाती है। इसलिए यदि इसकी हम इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस देखें तो भारत के लिए बहुत अधिक है। सेकंड पोर्शन आता है बच्चों द नॉर्थन प्लेन, इसे कहते हैं उत्तर का मैदान। बच्चों नॉर्थन प्लेन आई मीन गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसे हम कह सकते हैं। नॉर्थन प्लेन इज फर्टाइल प्लेन। ये बच्चों नॉर्थन प्लेन एक फर्टाइल यानी कि उपजाऊ मैदान है। अब आप देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और इस मैदान का उन्होंने निर्माण किया है। इसे कहते हैं बच्चों नॉर्थन प्लेन। अब नॉर्थन प्लेन में हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी और अवसाद हैं
उनके डिपॉजिट होने से, उनके जमा होने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हिमालय बना, हिमालय से नदियां निकली और नदियों की मिट्टी लाने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है और देयर आर अबाउट नियरली 45% पॉपुलेशन लिव इन नॉर्थर्न प्लेन इन इंडिया। यानी भारत की लगभग 45% 45% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। उसका एक बड़ा रीजन ये है बच्चों कि ये प्लेन उपजाऊ होने के साथ साथ सॉफ्ट मिट्टी पाई जाती है, कोमल मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बड़े पैमाने होने के कारण यहाँ पॉपुलेशन भी अधिक पाई जाती है। प्लेन है, उपजाऊ है, सॉफ्ट मिट्टी है, इसके साथ यहाँ पर कार्य आसानी से मिल जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर भारत की 45% पॉपुलेशन निवास करती है। इसके बाद आता है बच्चों नंबर 3 द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू को बच्चों देखिए, आप इस पोर्शन को देखेंगे जो ट्रिंगल शेप का है। ट्रिंगल शेप में बच्चों इसे पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं, यानी कि दक्षिण का पठार। ठीक है ना, दक्षिण का पठार बच्चों ये सबसे पहले इसका निर्माण हुआ और इसका निर्माण हुआ है बच्चों ज्वालामुखी यानी कि वोल्केन्स के द्वारा जो लावा निकला है, मैग्मा निकला है, उस मैग्मा के चारों तरफ फैलकर जम जाने से यहाँ इस प्लेटू का निर्माण हुआ। बच्चों इस प्लेटू में आग्नेय शैल बड़े पैमाने पर पाई जाती है। ये एक कठोर भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि वाला ये पठारी भाग है। लेकिन एक बड़ी बात है कि दक्षिण के पठार में खनिज बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में खनिज इतने बड़े पैमाने पर नहीं है। ये तो प्लेन है, मैदानी भाग है, कृषि होती है। लेकिन यदि हम साउथ के इस पोर्शन की बात करें जिसे हम डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं और इसे पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जानते हैं, तो बच्चों हम कह सकते हैं पेनिनसुलर प्लेटू इज द बाउल ऑफ मिनरल्स। ये बाउल है, बाउल मीन्स कटोरा है, किसका? खनिजों का कटोरा है। देयर आर फाउंड मेनी मिनरल्स, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। यदि आप कर्नाटक स्टेट में देखें तो बच्चों कोलार जैसी सोने की खान भी दक्षिण भारत में है। कोलार सोने की खान जानते हैं आप? कर्नाटक में है ना। तो यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर बहने वाली जो नदियां हैं उनकी चौड़ाई तो कम है लेकिन स्पीड ज्यादा है, क्योंकि इसकी भूमि उबड़ खाबड़ है तो पानी ऊंचाई से गिरता है। तो बच्चों यहाँ पर नेचुरल वाटरफॉल भी है। नेचुरल वाटरफॉल होने से क्या फायदा होता है बच्चों? जहाँ इस तरह के फॉल पाए जाते हैं वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बड़े पैमाने पर बनाई जाती है, क्योंकि जब ये नदियां अपनी स्पीड से बहती हैं, तेज गति से बहती हैं, ऊपर से जल गिराती हैं, तो उसके नीचे टरबाइन मशीन को लगा दिया जाता है। जैसे ही जल ऊंचाई से गिरता है टरबाइन की फैन इस तरह से घूमने लगती है और घूमती हुए फैन बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाती है। इसलिए दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनमें बड़े पैमाने पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाई जाती है, जबकि उत्तर भारत से जो निकलने वाली नदियां हैं वो इरिगेशन के लिए बेनिफिटफुल हैं। यानी यहाँ की नदियों में उनसे नहरें निकालकर उत्तरी मैदान की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी सिंचाई की जाती है, जबकि दक्षिण भाग में जो पेनिनसुलर प्लेटू है उससे निकलने वाली नदियां जो अपने उबड़ खाबड़ रास्ते से जाती हैं उनकी स्पीड तेज है और नेचुरल वाटरफॉल बनने के कारण बच्चों यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में जो एक जल विद्युत है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। इसके बाद आता है बच्चों इंडियन डेजर्ट। इसे कहते हैं भारतीय मरुस्थल। इंडियन डेजर्ट का मतलब होता है भारतीय मरुस्थल। बच्चों इसे थार का मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थार के मरुस्थल। आप देखिए इस पोर्शन को देखेंगे बच्चों, ये वाला पोर्शन आप इस पोर्शन को देखिए, ये पोर्शन है राजस्थान, उत्तरी गुजरात, ठीक है ना। इसका कुछ पोर्शन पंजाब में भी है। तो इतना बड़ा जो ये एरिया है इसे थार का मरुस्थल या डेजर्ट ऑफ थार इन इंडिया कहा जाता है। थार के मरुस्थल की मैं विशेषता बताऊं बच्चों, यहाँ पर बालू मिट्टी पाई जाती है। रेनफॉल यहाँ पर बहुत ही कम होती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर या इससे भी कम वर्षा होती है।
यही कारण है कि यहाँ पर हरी भरी वनस्पतियों का अभाव है क्योंकि जल की कमी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, यहाँ पर मोटे अनाज वहां पैदा किए जाते हैं, वहां पर उनका प्रोडक्शन किया जाता है जहां पर सिंचाई की कुछ सुविधा होती है। तो यहाँ पर जैसे कि ऑयल मस्टर्ड यानी कि सरसों का उत्पादन होता है, वीट गेहूं का उत्पादन होता है, ज्वार बाजरा आदि का भी उत्पादन किया जाता है। लेकिन वहां पर किया जाता है जहां पर जल की थोड़ी बहुत व्यवस्था होती है। जहां यही कारण है बच्चों की इंदिरा गांधी नहर निकल जाने से राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसके आसपास उस एरिया में किया जाता है जहां पर इंदिरा गांधी नहर का जल आसानी से सिंचाई के लिए चला जाता है। आप समझिए थार, जो थार का मरुस्थल मैंने बताया डेजर्ट ऑफ थार। इसके बाद आता है बच्चों आपको देखेंगे कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का मतलब होता है तटीय मैदान, तट का मैदान। और तट का मैदान उसे कहते हैं बच्चों जहां एक तरफ जल और दूसरी तरफ स्थल होता है। समझ रही ना, जल और स्थल के बीच जो भी पोर्शन होता है उसे हम कोस्टल या तटीय रेखा कहते हैं। अब भारत के मानचित्र को आप देखेंगे, देखिए इधर आप सुना होगा कि यह है अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। और बच्चों इधर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यस, मैप को देखिए आप भारत के, बंगाल ये अरब सागर है बच्चों भारत के वेस्ट साइड में, और इस साइड में है बंगाल की खाड़ी, और बच्चों इसके साउथ में है इंडियन ओशियन। अब देखिए भारत का ये पोर्शन 1 और ये नीचे का पोर्शन 2 और ये ईस्टर्न साइड का पोर्शन, तीन तरफ भारत के दक्षिण भाग में जल है और जल होने के कारण इसे प्रायद्वीप भाग भी कहा जाता है। इतने पोर्शन को बच्चों प्रायद्वीप भारत के नाम से जाना जाता है क्योंकि तीन तरफ पानी है और एक तरफ इसके स्थल है। अब आप देखेंगे अरब सागर भारत के इस पश्चिमी तट पर है तो इसे वेस्टर्न कोस्टल रीजन के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तटीय रेखा के नाम से जाना जाता है, और इसके साथ इसे ईस्टर्न कोस्टल रीजन के नाम से या पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। बच्चों ये पोर्शन इंपोर्टेंट है, इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण इन पोर्शन में यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर भी की जाती है। और बच्चों ये कोस्टल प्लेन जहाँ पर पोर्ट यानी कि बंदरगाह यहाँ पर बनाए गए हैं, कुछ नेचुरल हैं, तो उनसे इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, यानी कि विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड या अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता है। अब पोर्ट उसे तो जानते हैं ना बंदरगाह, पोर्ट किसे कहते हैं? देखिए जैसे बच्चों ये पोर्ट है बंबई, महाराष्ट्र की राजधानी भी है और बंबई हमारा एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर देखेंगे कोचीन में, कोचीन ये है केरल में, इसके साथ कोलकाता है ना, पारादीप, और इसके साथ पारादीप, और यहाँ पर है बच्चों ये वाला चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो दीज आर पोर्ट ऑफ इंडिया है ना, ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड। इनसे इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, भारत का विदेशी व्यापार किया जाता है। बच्चों भारत के मानचित्र में आप देखिए भारत का ये पोर्शन बच्चों इधर की तरफ, मैंने ये पोर्शन थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखाया है, ये वाला जानते हो क्यों दिखाया है? यहां पर हमारे देश की सबसे बड़ी चिल्का झील है जिसे लेगून कहते हैं, ये उड़ीसा राज्य में है और महानदी के दक्षिण पोर्शन में ये झील है। इस झील का नाम है बच्चों चिल्का झील। चिल्का झील एक साल्ट वाटर की झील है और ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको मानचित्र में दिखाया है ताकि स्टूडेंट अच्छी प्रकार से ये समझ जाए कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में है, ठीक है, खारे पानी की है और उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद आता है बच्चों लास्ट में आइलैंड। आइलैंड को कहते हैं द्वीप समूह। अब देखिए भारत में बच्चों दो द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में, ये आप देखेंगे इधर देखिए इस तरह के बने हुए हैं, इन्हें कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और बच्चों अरब सागर में आप देखेंगे तो यहाँ पर है बच्चों लक्षद्वीप समूह,
लक्षद्वीप समूह। भारत के 2 द्वीप समूह हैं। फर्स्ट मैंने भी बताया कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बच्चों ये बड़े पैमाने पर भारत के द्वीप हैं, अधिक द्वीप हैं, और ये द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। पोर्ट ब्लेयर इनकी कैपिटल है। हम कह सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड कावरत्ती इज कैपिटल ऑफ लक्ष्मीनी द्वीप। ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है और मिनी का एक द्वीप है, 2 बड़े द्वीप है और बाकी सब छोटे छोटे द्वीप है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या बताया बच्चों मैंने? कावारत्ती। याद रहेगी ना, क्या बताया? कावारत्ती। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। देखिए यहाँ पर मैं लास्ट में एक बात बताना चाहूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लास्ट में बच्चों यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखाया है इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारत का सबसे लेटेस्ट पॉइंट है, सबसे दूरस्थ का पॉइंट है। 2004 में जब बच्चों सुनामी लहरें आई थी तब ये जलमग्न हो गया, जल में डूब गया, लेकिन इसका पोर्शन आज भी है। इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर है बच्चों? मैंने आज आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बातें बताई हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया है, और आशा करता हूं कि आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जैसे भी मैंने बताया, एक बार फिर सुन लीजिए। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया या नेचुरल पार्ट्स ऑफ इंडिया या फिजिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया, नेचुरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ भी आप कह सकते हैं, बात देखिए। देखिए फर्स्ट है नंबर 1 हिमालयन माउंटेन, सेकंड द नॉर्थर्न प्लेन, आई मीन गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। थर्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी डेक्कन प्लेट्यू, इसके साथ इंडियन डेजर्ट, इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, और इसके साथ कोस्टल प्लेन यानी कि तट रेखाएं, जो भी मैंने वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों का नाम बताया। इसके बाद नंबर 6 आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने आपको बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बताए, और इसके साथ अरब सागर में लक्षद्वीप समूह बताए। These are 6 physical parts of India या physical features of India. Okay, student? That's all.